नमस्कार दोस्तों, रियल फ्लेवर न्यूज़ के प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है आम बजट। आज हमारे स्टूडियो में आम बजट पर चर्चा करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं ट्रू मार्केट के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक ठाकुर जी से। दीपक जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। दीपक जी, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है आम बजट। देखिए, आम बजट आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में एक वादा किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये जो 2014 का आम बजट जो अक्सर 28 फरवरी को पेश होता है बजट, ये सरकार 1 फरवरी को पेश करने जा रही है और इसके बाद हमारे 5 राज्यों के इलेक्शन भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो बजट है ड्रीम बजट होगा और जो अच्छे दिन के वादों को लेकर सरकार बनी थी वो लोगों को अच्छे दिन देने वाला ये बजट होगा? देखिए, अगर मैं बात करूं एक आम बिजनेसमैन की, मुझे बहुत उम्मीदें हैं नए बजट से, नई सरकार से। जो भी नया बजट आएगा, नेचुरल बात है, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएगा जी। और मैं चाहता हूं कि जो नया बजट आए और जो भी सरकार ने इलेक्शन में अपने वादे किए थे जी, उन वादों को पूरा करें और नए बजट के हिसाब से अच्छे दिन लाने का जो वादा किया था वो भी जरूर लेकर आए। तो क्या लगता है किस तरह अच्छे दिन आएंगे? कोई टैक्स स्लैब कम होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगी? क्या लगता है बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा होने वाला है? आम आदमी को क्या फ़ायदा होने वाला है? किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अगर मैं बात करूं टैक्सिज्म की, जो भी नया स्लैब आएगा, नेचुरल से बात है वो इक्वल होकर आएगा जी। ठीक है। और मैं चाहता भी हूं कि ये चीज़ हो, कंप्लीट हो। जैसे कि नोटबंदी को लेकर आपको पता है बहुत दिक्कतें भी आई, लेकिन उससे कुछ फ़ायदे भी हुए। सारा काम ऑनलाइन हो गया जी, जिससे कि हमें दूसरों को टैक्स शो करना भी इजी हो गया जी। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अगर कुछ भी नया चीज़ आता है हमें उसका स्वागत भी करना चाहिए। नहीं, मैं बात कर रहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 2.5 लाख रुपए। जी बिल्कुल। 2.5 लाख रुपए तक किसी की आमदन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो क्या लगता है कि आपको सरकार को ये जो आम बजट पेश करने जा रही है जी, तो इस स्लैब को बढ़ाकर कितना कर देना? बिल्कुल, मैं ये मानना चाहता हूँ कि इस स्लैब को बढ़ाकर कम से कम 4 या 5 जरूर किया जाए, कम से कम जी। और दूसरा बात, जो टैक्सेशन स्लैब है वो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 10% से, और 5 से 10 तक 20% और उसके ऊपर 30% तक जाता है। तो क्या लगता है कि ये जो टैक्स का दायरा था, जो 10% का दायरा था, वे सीधा 10 लाख तक 10% होना चाहिए, 10 से 20 तक हाँ, मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं 20% है। और उसके ऊपर 30%। क्या हाँ, कहते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर सरकार ने कुछ नई सुविधाएं या नया कुछ टैक्सिज्म बढ़ाया है तो मैं देखो सीधी सी बात यही करूँगा कि हाँ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी सरकार ने अगर कुछ किया है तो कुछ सोच के किया होगा। जी अच्छे दिन लाने का वायदा किया है तो हमें उसका इंतजार भी करना चाहिए जी। तो आप इमिग्रेशन, आइलेट्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बिजनेस में, तो अभी आप पे सर्विस टैक्स की दायरे में आप आते हैं, सर्विस टैक्स के दायरे में आते हैं। तो सर्विस टैक्स की स्लैब 15% है। बिल्कुल। तो सरकार जो है 1 जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो कम से कम जो चर्चा सुनने में आ रही है कि जीएसटी जो है कम से कम 18% की स्लैब हो। बिल्कुल जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि जो सर्विस इंडस्ट्री है इससे उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अगर मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करता हूँ तो एक चीज़ तो अच्छी ज़रूर होगी कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में टैक्स एक हो जाएगा, यानी समान रूप हो जाएगा जी। कहने का मतलब मैं पूरे भारत में कहीं से भी कोई बिजनेस करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि इस प्रदेश का टैक्स इतना है या उसका इतना है, कम से कम वो समान हो जाएगा जी। और जीएसटी से मुझे अभी नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा घाटा होगा। इवन हमें व्यापार करने में, सामान लेने में आसानी ही होगी जी। उसके लिए मैं। तो आपको लगता है कि जो जीएसटी लागू करने जा रहे हैं इससे सरकार को फायदा हाँ बिल्कुल होगा और साथ साथ इसके व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सरकार को अगर फ़ायदा होगा, नेचुरल बात है, व्यापारियों को फ़ायदा होगा ही होगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे करूं कि नोटबंदी हुई, मोदी सरकार ने रातों रात फैसला कर लिया कि रात 12 बजे के बाद नोट बंद। बिल्कुल। तो इसके बाद जो सारा हिंदुस्तान था वो बैंकों की लाइन में लग गया। बिल्कुल लगा। बहुत से लोगों की मौत भी हो गई इस दरमियान। क्या आपको लगता है कि नोटबंदी का जो फैसला था वो सही फैसला था या मोदी जी को कुछ और सोच समझ के कुछ कंक्रीट स्टेप उठाने चाहिए थे इससे पहले? देखिए, मैं जहाँ तक बात करूँ पीएम मोदी साहब की, उन्होंने एक फ़ैसला लिया रातों रात जी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है सर
कि एटलीस्ट हमारे पीएम साहब ने कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। दिक्कतें आई, बिल्कुल आई, कई लोग मरे भी लाइनों में, ठीक है, शादी के दिन थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई। इन सब के बावजूद मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट कोई एक्शन लिया जी, एंड कहीं ना कहीं उसका हमें फ़ायदा जरूर होगा। आप ये मान के चलिए, आज नहीं तो कल ये जो भी नोटबंदी का दायरा आया ये बहुत अच्छा था। इससे घूसखोरी कम होगी, काला धन लाने में काफ़ी हद तक। ये काला धन की आप बात करें, काला धन तो आया ही नहीं। जितना पैसा मार्केट में प्रचलन था वो बैंकों में जमा हो गया। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग काला धन के व्यापारी थे, रातों रात उनकी नींदें जरूर हराम हुई हैं, ठीक है। उनको आगे के लिए, वर्तमान के लिए एक सूचना मिल गई है कि हाँ, अगर हम पैसों का लेन देन अगर गलत तरीके से करेंगे तो कल के दिन में हमारे पास सरकार का बुरा हाल भी हो सकता है हमारे साथ। और हुआ भी है, कई लोग बथेरे लोग हैं जो जेल में गए हैं, बड़े बड़े व्यापारी नाम आए हैं न्यूज़पेपर में। तो जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा हुआ नहीं इस नोटबंदी का। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, कोई भी अगर हम नया कदम उठाते हैं तो हम पहले यही सोच के उठाते हैं कि एटलीस्ट कदम तो उठाएं, उसका नुकसान या फ़ायदा ये तो बाद में ही आता है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं बोलूँ तो पंजाब में इलेक्शन, बिल्कुल 4 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल आप पंजाब में व्यापार करते हैं जी, और पंजाब से संबंधित, बिल्कुल अक्सर देखा जाता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन है, जी, इंस्पेक्टरी राज भी पंजाब में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि पंजाब सरकार को क्या करना चाहिए, और आप अपने नेता और नई सरकार में क्या देखते हैं कि उसको क्या कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए कि जो व्यापार आसान हो, जो कागजी कार्रवाई कम हो? जी, क्या एक युवा होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते क्या सोचते हैं आप भी, क्या होना चाहिए? मैं अगर पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर बिजनेसमैन या आम आदमी को आती है तो वो कागजी कार्रवाइयों को लेकर। कोई भी चीज़ है, चाहे हमें लाइसेंस लेना है तो हमें बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी एक सरकार से गुजारिश है कि ये जितने भी काम हैं एटलीस्ट ऑनलाइन किए जाएं या ई-बिल के थ्रू किए जाएं, जिससे कि हम ऑफिस में बैठकर या घर में बैठकर इन अपने जो भी कागजात हैं इनको पूरा कर सकें और जो भी दिक्कतें हैं वो कम आए। रही बात, एक फ़ायदा ज़रूर होगा, कम से कम जो घूसखोरी होती है वो कम होगी, क्योंकि मुझे कहीं लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, मैं सारा काम ऑनलाइन बैठ के कर सकता हूँ। जी, तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको एक टाइम बॉन्ड सरकार की तरफ से ऑर्डर होना चाहिए कि ये काम है जी, इन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया है, पुलिस वेरिफिकेशन है, कुछ अन्य वेरिफिकेशन हैं, जो भी वेरिफिकेशन है उसका एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि अगर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो उनको क्लियरेंस मिल जाना चाहिए, एनओसी मिल जानी चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही कागजों को लेकर। बिल्कुल हर काम का एक समय होना चाहिए, सरकार को हर काम का एक समय देना चाहिए, 7 दिन, 10 दिन, महीना, जिससे काम में देरी ना हो। और जो भी कार्यकाल के सीमित अधिकारी होते हैं उनको भी ये पता हो कि ये काम मुझे इतने समय के अंदर खत्म करना है, ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। सबसे ज़्यादा हम बिजनेसमैन लोग, लाइसेंस बनेगा तो इसमें सरकार का ही फायदा होगा, जितने ज़्यादा लाइसेंस बनेंगे उतना ज़्यादा सरकार का फायदा होगा, उतना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा टैक्स आएगी, उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है कहाँ रहती है ये अड़चनें? वहीं कागजी कार्रवाइयों में। तो क्या सरकार चाहती नहीं है कि उनके जो, या सरकारी कर्मचारी ही जो है प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं कि हम ये काम रह गया, वो काम रह गया? सरकार जिम्मेवार है या कर्मचारी जिम्मेवार है, किसकी जिम्मेवारी बनती है? दोनों की जिम्मेवारी है, सरकार की भी और सरकार के अधिकारियों की भी। सरकार ने ही अधिकारी छोड़े हैं, अगर अधिकारी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो दिक्कतें हम लोगों को आएंगी। अच्छा, दूसरी बात, अभी इलेक्शन तो चल रहा है, इलेक्शन का दौर है, 4 तारीख को इलेक्शन है, आपको भी मालूम है, सारा पंजाब इलेक्शन में वोट देने के लिए तत्पर है। ये जो वोट दिया जाएगा ये चेंज के लिए दिया जाएगा या मौजूदा सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कुछ दोबारा उस सरकार को रिपीट करने के लिए ये जो मतदान दिया जाएगा, या फिर नई एक पार्टी है पंजाब में, आम आदमी पार्टी, जी, तो लोग उस पार्टी को ज़्यादा समर्थन करें? क्या देखते हैं? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में कौन सी सरकार आएगी, लेकिन हाँ, पंजाब का जो यूथ है इसको बहुत उम्मीदें हैं नई सरकार से। जैसा कि पिछले काफ़ी वक्त से देखा गया है कि पंजाब की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यूथ नशे की तरफ जा रहा है, रोज़गार नहीं है। मेरी अपील है सरकार से कि कम से कम रोज़गार के कुछ नए साधन लाए जाएं, जिससे जो पंजाब का यूथ है वो निर्भर हो, वो नशों की तरफ ना जाए, काम की तरफ जाए।
पंजाब का यूथ एक तरफ माना जाता था जी कि पंजाब के जट हैं, आज वो नहीं रहे हैं सर। क्या कारण लगता है आपको भी? ये नशा रहा, कुछ सरकार निर्भर नहीं की गलत नीतियां रही, या सरकार पर निर्भरता रही? क्योंकि कोई भी सरकार सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। युवाओं को आत्मनिर्भर, स्वयं निर्भर होना पड़ेगा। क्या लगता है कि युवाओं की शिक्षा पद्धति गलत है, या जो उनका पालन पोषण किया जा रहा है वो गलत है? किस चीज़ को आप गलत मानते हैं? सभी चीज़ें आती हैं इसमें, देखिए सभी चीज़ें आती हैं, चाहे वो उनका पालन पोषण है, चाहे शिक्षा है। पंजाब की शिक्षा को लेके हम अगर बात करें तो पीछे से स्तर बहुत गिरा है। अगर आप सरकारी स्कूलों का हाल देखें तो बहुत बुरा हाल है जी। प्राइवेट स्कूलों ने उसका रूप ले लिया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसा ज़्यादा है, सरकारी स्कूल में नहीं है, तो वहाँ पे सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं जी। और अगर मैं बात बोलूँ कि पंजाब में, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो भी नई नीतियाँ आए, युवाओं के लिए आए, बुजुर्गों के लिए नई पेंशन्स बने जी, बुजुर्ग लोगों को कम से कम लाइन में लगना पड़े और सभी के लिए सुविधा। एक अपील और करूँगा मैं पंजाब के लोगों से कि जो आपकी वोट है, अपनी वोट जरूर देने जाएं, अपने लोकतांत्रिक जो भी आपका इसमें हक है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, अपना वोट जरूर दें और सही उम्मीदवार करें। और आपको क्या लगता है कि आप एक उम्मीदवार में क्या चीज़ होनी चाहिए, उसको देखकर वोट करनी चाहिए? इस चीज़ के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपना वोट उसी को दें जिस पे आपको लगे कि ये आने वाली सरकार जो हमारे लिए आएगी वो अच्छी नीतियाँ लेके आएगी, हमारे लिए नए रोजगार लेकर आएगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ये आप लोगों को डिसाइड करना है। ये थे द मार्कर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक ठाकुर जी, जिनका कहना है कि युवाओं को उसी व्यक्ति को वोट देनी चाहिए जो उनके लिए अच्छी नीतियां लेके आए, और वोट का इस्तेमाल उसे अवश्य करना चाहिए।